हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लेंट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में, विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 200 टू 203 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट फाइल किया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने। सो दिस इज अ वे बिफोर द विक्टिम टू फाइल कंप्लेंट। अगर पुलिस एफआईआर लेने से या कंप्लेंट लेने से इनकार कर रहा है तो जो विक्टिम होता है वो मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है। So complaint has been defined under section 2 subsection D of CRPC. According to this definition, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंप्लेंट के लिए? देखिए, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, एन एलिगेशन व्हिच हैज टू बी मेड आइदर इन ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ही कंप्लेंट फाइल होता है। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, ये पर्पज होना पड़ेगा जो कंप्लेनेंट है उसके मन में कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। दैट सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। कोई पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये दिया गया है कि मान के चलो कि एक पुलिस रिपोर्ट है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये डिस्क्लोज करता है कि इट वाज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस रिपोर्ट जो एफआईआर फाइल होता है, ये सबको पता होगा तुम लोगों को कि एफआईआर जो फाइल होता है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही फाइल होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। तो कॉग्निजेबल जब ऑफेंस होता है तो अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रोविज़न है इसका मिसयूज़ होने के चांसेस है टू हैरास द एक्यूज्ड। ठीक है। तो इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि हैरास हो सकता है, कभी कभी हैरास करने के लिए एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कॉग्निजेबल बोल करके उसको एफआईआर फाइल किया गया, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो डिस्क्लोज करता है इट वाज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उस केस में जो पुलिस रिपोर्ट है उसको कंप्लेंट की तरह मान लिया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। So only in this case, a police report can be considered as a complaint. Other than this, police report cannot be considered as a complaint. ठीक है? So this was the definition of complaint. Now, जब कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं भी होता है तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, जो इंक्वायरी स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कॉग्निजेंस से। The judicial magistrate takes cognizance, right? Now, cognizance is taken under section 190 of CRPC, right? अब cognizance can be taken in these three modes. Cognizance can be taken in these three modes. Number one, complaint, ठीक है। नंबर टू, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, अंडर सेक्शन 154 एफआईआर फाइल होता है, अंडर सेक्शन 154 एफआईआर फाइल होता है। फिर अंडर सेक्शन 173 चार्जशीट फाइल होता है, तो वो हो जाता है पुलिस रिपोर्ट। और फिर अंडर सेक्शन 190 पी कॉग्निजेंस लिया जाता है। ठीक है, दिस इज पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट जो है वो होता है कि अगर कंप्लेंट फाइल होता है तो अंडर सेक्शन 190 ए कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। नाउ सपोज ए इज अ पर्सन हु हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट। अब ए को पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, डू यू वांट टू बिकम कंप्लेनेंट। ठीक है। अगर ए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ए और ए के जो विटनेसेस है उसको ऑन ओथ एक एग्जामिन किया जाएगा। तब जा करके जो कंप्लेंट फाइल होगा उसको कहा जाएगा 190 ए, अंडर सेक्शन 190 ए अंडर कंप्लेंट कॉग्निजेंस इज बीइंग टेकन। लेकिन सपोज ए ये कहता है कि ए डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, तब जा करके क्या होगा कि ए को कंप्लेनेंट नहीं बनाया जाएगा, और तब ये कहा जाएगा कि द judicial magistrate has taken cognizance on information, but that will be under section 190 C, राइट। तो इस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब कंप्लेंट फाइल होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है, जो टोटल कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स है,
उसको हम लोग इन डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्लेंट फाइल होता है। अगर ओरली होता है तो उसको इट विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में होता है तो उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, राइट, एंड द मैजिस्ट्रेट अप्लाई हिज जुडिशियस माइंड कि वेदर looking at the facts of the case whether a prima facie case is being made or not। तो अगर मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट, ठीक है, तो what will the magistrate do? Magistrate will refuse to take cognizance and the case will be dismissed। सेक्शन 200 does not arrive at all अगर कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो। लेकिन अगर जो फैक्ट्स है उसके ऊपर एक प्राइमा फेसी केस बनता है, प्राइमा फेसी केस मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें कोई एविडेंस, इन डिटेल एविडेंस को चेक नहीं किया जाता है, कोई एग्जामिनेशन चीफ नहीं होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, और एक्यूज्ड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रहता है। सिर्फ कंप्लेनेंट के कंप्लेंट सुन करके प्राइमा फेसी के ये लगता है कि नहीं कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। अगर प्राइमा ऐसा लगता है कि हाँ एक ऑफेंस हुआ है, एक प्राइमा फेसी केस बनता है, तब जा करके कॉग्निजेंस लेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आइदर अंडर सेक्शन 190 ए और 190 सी। तो 190 ए हमने पहले भी डिस्कस किया, 190 ए पे तब कॉग्निजेंस लेगा व्हेन द कंप्लेनेंट वांट्स टू पार्टिसिपेट, ही वांट्स टू पार्टिसिपेट। और 190 सी पे तब लिया जाएगा व्हेन ही डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, ही डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, राइट। तो अब हो गया कॉग्निजेंस। अब कॉग्निजेंस के बाद क्या होता है, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेनेंट है और जो उसके विटनेस है, दे आर एग्जामिन्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन ओथ, दे आर एग्जामिन्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन ओथ, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हो गया अगर सेक्शन अंडर सेक्शन 190 ए में कॉग्निजेंस लिया जाता है। लेकिन अगर 190 सी में कॉग्निजेंस लिया जाता है तो द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु इज टेकिंग द कॉग्निजेंस विल नॉट बी एबल टू टेक द टू ट्राई द केस, ठीक है ना। तब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने हु हैज द जुरिस्डिक्शन, उसके पास ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे कोई बायसनेस ना रहे, यहाँ पे बायसनेस ना रहे, राइट। सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये एग्जामिनेशन करने के बाद, इसके एग्जामिनेशन करने के बाद ये दिखता है कि देयर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड। तो अगर सब्सटेंशियल ग्राउंड रहता है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड हिज विटनेस, even at this stage there is nowhere the accused is present, accused has no right to cross examine the witness at this stage, ठीक है। this is just the primary stage। तो अगर सब्सटेंशियल ग्राउंड रहता है, अगर सब्सटेंशियल ग्राउंड रहता है तो इशू ऑफ प्रोसेस किया जाएगा अंडर सेक्शन 204। तो इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, या तो समन किया जाएगा, जनरली समन ही किया जाता है एक्यूज्ड को, और वारंट भी इशू किया जा सकता है, वारंट भी इशू किया जा सकता है ताकि उसको अरेस्ट करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अगर कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं रहता है, कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं रहता है, तो कंप्लेंट विल बी डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203। But here also the complainant has to be informed about the decision, complainant is informed about the decision of the judicial magistrate। तो इसके बाद कंप्लेनेंट के पास एक और रास्ता रहता है, he can file a protest petition if he does not agree, if he feel aggrieved with the decision of the judicial magistrate, he can file a protest petition। ये एक रेमेडी रहता है कंप्लेनेंट के सामने, इसके सामने, ठीक है। तो तो ये हो गया कि सेक्शन 200 में एग्जामिन किया जाता है, 203 में डिसमिस किया जाता है, 204 में प्रोसेस इशू किया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट डज सेक्शन 201 एंड 202 सेज। सी 201 ये कहता है कि अगर
किसी रॉन्ग कोर्ट के सामने, मतलब ऐसे किसी कोर्ट के सामने कंप्लेंट प्रेजेंट किया गया है हु डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन। तो अगर वो ओरली किया गया है, ओरली किया गया है, then the complainant will be given direction that he should file और he should present the complaint to the proper court, और उसको ये डायरेक्शन दिया जाएगा किस कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन अगर रिटर्न में दिया गया है, लेकिन अगर रिटर्न में दिया गया है तो एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एक मेमो दिया जाएगा कि it has to be presented before a proper court and that memo will contain कि किस कोर्ट के सामने ये प्रोड्यूस होना चाहिए। सेक्शन 202 ये कहता है कि आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस, आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस द मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस। देखिए अंडर सेक्शन 156(3), अंडर सेक्शन 156(3) में भी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। बट अंडर सेक्शन 153 जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है दैट इज बिफोर कॉग्निजेंस, तब वो कॉग्निजेंस लेने से पहले होता है, बिफोर कॉग्निजेंस। बट अंडर सेक्शन 202 आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 202 एंड सेक्शन 156(3). बट उस केस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता वेयर द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय द सेशन कोर्ट, ठीक है। इन दैट केस जो कंप्लेनेंट है उसके और उसके जो विटनेस है उसको एग्जामिन करेगा, उसको इशू ऑफ प्रोसेस, डायरेक्ट इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, और फिर दे विल कमिट द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन, कमिट द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। ये कमिटल जो होता है दैट टेक्स प्लेस अंडर सेक्शन 209 of CRPC, right? So this is all about the complaint proceedings under Criminal Procedure Code. Thank you.